हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 8 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगर आप इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा परिवर्तन आईएएस एकेडमी टेलीग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली डिसीजन के अंदर रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। रेपो रेट क्या होती है, 35 बेसिस पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, इन सबको बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले बताया गया कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा था, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को क्यों बढ़ाता है, जनरली इन्फ्लेशन को, या सामान्य शब्दों में हम कहें महंगाई को, मुद्रास्फीति को, इसको काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए एक तरीके से स्टेप एक तरीके से लिया गया। इसके अलावा इसमें बताया गया कि 35 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेगी। 35 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.35%। ठीक है, जैसे 1% में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, तो उसमें से 0.35% जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में स्लो डाउन, जिसने इंडिया की ग्रोथ को भी डेंट किया है, और ये ग्रोथ हो सकती है कि 6.8 से लेकर 7% के आसपास हो। अभी हमने वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन पढ़ा था, मैंने बोला था कि कई बार ये इस तरह का प्रोजेक्शन आएगा, और ये इतना प्रोजेक्शन आएगा कि आपको खुद को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किस इंस्टीट्यूशन ने कितना प्रोजेक्शन दिया था। तो एनुअल डेटा पर ही कोशिश करिए, आप स्टिक रहिए, ताकि एक आपके पास यूनिफॉर्म डेटा रहे। इसके अलावा सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो शक्तिकांत दास साहब इन्होंने कहा कि देश के अंदर इन्फ्लेशन का जो खराब दौर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। हालांकि इन्फ्लेशन अभी भी जो अपर टॉलरेंस लिमिट है 6% तक, उससे ऊपर बनी रहेगी, और ये एक तरीके से चैलेंज भी है। तो इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली यहाँ पर। जो मीटिंग हो रही थी वो हो रही थी एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है जो बेसिकली जितनी भी इंटरेस्ट रेट होती है उनके बारे में डिसीजन लेती है। 6 मेंबर की एक कमेटी है। 2016 के बाद ये कमेटी बनी थी, और 3 गवर्नमेंट के और 3 आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हर साल इसमें 4 मीटिंग होना कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन, फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया गया कि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया में ग्रोथ रेट स्लो है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ता है। और पूरी दुनिया में जब ग्रोथ रेट स्लो है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है रिसेशन जैसी कंट्रीज़ की। रिसेशन का मतलब है आर्थिक रूप से मंदी आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए कि हाई इन्फ्लेशन थी वो मॉडरेट हो रही है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं, ये ट्रेंड जो विजिबल हो रहा है, ऑयल प्राइसेस या कमोडिटी के प्राइस डिक्लाइन हो रहे हैं, दूसरी चीज़ों के प्राइसेस भी कम हो रहे हैं। तो उन सब की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल के अंदर आ रही है। इसके अलावा इन्फ्लेशन डेफिनेटली कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल रेस्ट करें और कुछ काम ही ना करें, ऐसा नहीं है। हम इस चीज़ पर एक्सट्रीमली वॉचफुल हैं, प्रॉपरली नज़र रख रहे हैं, और जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे वो हम उसको लेकर लेंगे, राइट। इसके अलावा ये बताया गया कि रुपये को लेकर जो क्वेश्चंस है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू अगर आप देखेंगे वो थोड़ी कम हुई है। तो 2 फैक्टर्स हैं। पहला, डॉलर की जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग हुई है एज़ कम्पेयर टू इंडियन करेंसी की वैल्यू कम होना। और केवल इंडियन करेंसी की नहीं, आप दुनिया की किसी भी करेंसी की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे या कंपेयर करेंगे डॉलर के कंपेयर में, तो वो सब में कम हुई है। हालांकि इन्होंने बताया कि हम लोग इंडियन करेंसी की स्टेबिलिटी और रेजिलेंस को लेकर जो कमिटेड हैं, उस पर हम काम करेंगे, और जो भी कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी को लेकर प्रिवेंट किया जा सकता है, इस तरह की चीज़, डेफिनेटली उसको लेकर हम काम करेंगे, खासकर एक्सचेंज रेट के मामले में, है ना। इसके बाद ये बताया गया कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है अभी मैनेजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो गैप होता है उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। जब गैप इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट होगा। इंपोर्ट कम करेंगे या एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है कि उसमें एक तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ये भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और आज 2 दिसंबर तक $561.2 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। और हम लोग एक्सटर्नल डेट की बात करते हैं या विदेशी कर्ज के मामले में बात करते हैं, दुनिया भर की जो कंट्री है, जो स्टैंडर्ड्स है, उनमें काफ़ी अच्छी रेशियो के अंदर हम लोग हैं, या कॉन्फिडेंट हम इस पूरे सिनेरियो को लेकर। इन्हीं चीज़ों को डिटेल में यहाँ पर मेंशन किया गया है, और ये अगर आप पूरी न्यूज़ पढ़ें तो भी सेम चीज़ें इसमें मेंशन है।
अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, जब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में, जैसे इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है इसको काफ़ी डिस्कस किया गया कि इंडियन करेंसी की वैल्यू या भारतीय रुपये की जो कीमत है वो डॉलर के मुकाबले अराउंड अभी भी 82 के आसपास होगी। तो ये कम क्यों हुई? पहले अराउंड आप देखेंगे 71, 72 या 73 के आसपास थी, तो 8, 9, 10 रुपये जो है कम हुई है वैल्यू एज़ कम्पेयर टू डॉलर। आपको कमेंट करना है कि इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, यानी कौन से ऐसे फैक्टर है जो किसी भी करेंसी की, खासकर इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है उसको डिसाइड करते हो। फैक्टर्स आपको नीचे कमेंट करने हैं। इसके बाद हम जाएंगे सीधा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में, और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले एक छोटा सा डेटा यहाँ पर दिया गया है, और इस डेटा के अंदर बेसिकली लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को लेकर एक डेटा प्रोवाइड किया गया है कि जो नंबर ऑफ पीपल सफ़र कर रहे हैं हंगर से, वो लेटिन अमेरिका कौन सा कॉन्टिनेंट आता है जहाँ पर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चला, तो डेफिनेट सी बात अर्जेंटीना का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि जो नंबर ऑफ पीपल है लेटिन अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड में जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं 2019 से 2021 के बीच में। इस तरह की रिपोर्ट बताई गई यूनाइटेड नेशन एजेंसीज के द्वारा। यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एक्सट्रीम पॉवर्टी बढ़ रही है, और इसके अलावा ये बताया गया कि फूड इनसिक्योरिटी और हंगर इनके पीछे रीजन है। अराउंड 56 मिलियन जो सफ़र कर रहे हैं हंगर से इस पूरे रीजन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से बताया गया, डेटा दिया गया। इस तरह के डेटा, क्योंकि जब भी आप किसी इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे यूनाइटेड नेशन है या WB है, IMF है, WTO है, या फिर इंडिया की किसी गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल डेटा है, इनको अपने मेंस एग्जामिनेशन में यूज़ करते हैं, तो ये आपके आंसर की ब्रांडिंग की तरह होता है। जैसे आप मेंस में डेटा लिखेंगे, और जब भी कोई हंगर का इस तरह का क्वेश्चन होता है रेलेवेंट हो, तो आप इस डेटा को जब लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है, और एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आप एक तरीके से वेल रिसर्च्ड हैं, या आपने एक तरीके से थोरोली स्टडी करी है इस पूरे टॉपिक को लेकर। और एक प्लस पॉइंट होता है, अगर एक नंबर भी इंक्रीज होता है तो आपकी रैंक की दशा और दिशा चेंज करने में अनफ होता है एक नंबर भी मेंस के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक नंबर को गेन करना। इसके बाद जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में टॉपिक कवर करेंगे उनके थोड़ा सा जिस्ट देखते हैं या उसकी समरी देखते हैं कि बेसिकली किस इशू को लेकर है। इम्पासिज और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस करके जो टाइटल दिया गया, बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने इसके बारे में पहले भी कई बार डिस्कस किया है, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगेन डिस्कस हो रहा है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो कानून बना था। देखो 2014 के अंदर पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 99 पास किया गया था, जिसके अंदर क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा, जिसका बहुत सिंपल सा मतलब था कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होंगे उसमें जुडिशरी और गवर्नमेंट दोनों के थ्रू जो है वो मेंबर्स होंगे। और ये सिस्टम को रिप्लेस करता है कोलिजियम सिस्टम वाले को। कोलिजियम सिस्टम का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और सीनियर मोस्ट जज जो रिकमेंडेशन करते हैं सरकार को, भाई इनको जज अपॉइंट करिए। सरकार का उन पर्सन के सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होता। तो इसी चीज़ को थोड़ा रिप्लेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, पार्लियामेंट ने पास किया, बाद में हाफ स्टेट ने इसको पास कर दिया क्योंकि जो कंडीशंस होती है उसके हिसाब से। इसके बाद इसको चैलेंज किया गया 2015 में कि भाई इस तरह का कानून जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो ऑटोनमी है या जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर जो प्रोसीजर है उसको कहीं ना कहीं इश्यू क्रिएट करेगा, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको समाप्त कर दिया, और इसके बाद सॉलिसिटर जनरल साहब ने उस टाइम पे जब डिबेट हो रही थी तो बताया था कि कोलिजियम सिस्टम फेल कर गया है, और इंट्राडिपेंडेंसी और ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ अभी कोलिजियम सिस्टम के अंदर नहीं है। ये अभी इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों आ गया है? बेसिकली आप देखेंगे हमारे जो लॉ मिनिस्टर है कंटिन्यू क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कोलिजियम सिस्टम का। इवन एक रिव्यू पिटिशन भी फाइल करी गई है कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनली स्टक डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको रिव्यू किया जाए और फिर से रीइंस्टॉल कर दिया जाए। ये एक तरीके से डिस्कस किया गया, ठीक है। तो ये ब्रीफ में आप लोगों के लिए एक तरीके से हमने डिस्कस किया। इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया गया, द डिबेट अराउंड कॉन्जुगल विजिट्स फॉर प्रिजनर। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है, कॉन्जुगल क्या होता है, जैसे
दाम्पत्य जिसको बोलते हैं ना, जैसे हस्बैंड के केस में उनकी वाइफ और वाइफ के केस में उनके हस्बैंड, है ना। तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसके लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट है। और पंजाब गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्या बनाई कि जो प्रिजनर्स हैं, जो जेल के अंदर कैदी हैं, उनके साथ जो है वो कंजुगल या एक तरीके से जो उनके स्पाउज है वो कुछ समय के लिए रह सकते हैं। इस तरह की पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा कि ये राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ऑफ प्रिजन्स इसके दायरे में आता है। यानी आर्टिकल 21 में एक प्रिजनर भले ही उसने क्राइम किया हो, कैदी हो, लेकिन उसके भी कुछ राइट्स है ना। आर्टिकल 21 मैंने रिपीट किया कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर आप फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे तो आर्टिकल 21 बहुत बड़ा आर्टिकल, इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट की वेरियस वर्डिक्ट्स के थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है, राइट। इसके अलावा ये बताया गया कि कॉन्जुगल विजिट्स का मतलब है कि एक प्रिजनर जो है कुछ टाइम प्राइवेसी के साथ अपने स्पाउस के साथ जो स्पेंड कर सकता है। पंजाब गवर्नमेंट का मानना है कि ये एक प्रिविलेज है, न कि कोई राइट है, और इसमें अलाउ किया जाता है कि हर 2 महीने में 2 घंटे तक आप अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ रह सकते हैं। अब इसी चीज़ को लेकर काफ़ी सवाल है कि भाई इस तरह की पॉलिसी क्या ये सही है, और दोनों पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष ये कहेगा कि ठीक है, एक प्रिजनर है वो, लेकिन उसके भी कुछ एक तरीके से अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है, या उसके भी कुछ दायित्व हो सकते हैं। इसके अलावा जो ओपोजिशन करते हैं, विरोध करते हैं कि एक कैदी ने क्राइम किया है, उसको अगर सारी फैसिलिटियाँ प्रोवाइड करेंगे तो फिर प्रिजन का मतलब क्या होगा। तो ये कई सारे डिबेट और सवाल है जिसको हम यही छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि डिबेट दोनों तरफ होते हैं और इस तरह के टॉपिक हो सकता है कि क्रिटिकल एनालिसिस टाइप में सवाल आपको देखने को मिले, राइट। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर यहाँ पर जो 10 है इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें हो रही है। पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो चुका है और पार्लियामेंट के सेशन में डेफिनेटली मैंने डिस्कस किया पहले भी कि पार्लियामेंट के सेशन में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन आवर होगा, जीरो आवर होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट्री सेशन के। और जब सवाल पूछा गया सरकार से कि क्या सरकार प्लान कर रही है कि हिंदी को कंपलसरी कर दिया जाए रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में, खासकर एसएससी या दूसरे एग्जामिनेशन में, तो इसको लेकर जानकारी दी गई कि भाई पहली बात तो ये है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, इसका मीडियम जनरली हिंदी रहता है और उसको लेकर फिर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया जाता है। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग की बात करते हैं या नॉन टेक्निकल स्टाफ के बारे में बात करते हैं तो इसमें 8 शेड्यूल के अंदर जितनी भी लैंग्वेज आती है सबके अंदर कंडक्ट किया जाता है। पहली बात तो इस तरह कोई प्लान नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी को कंपलसरी किया जाए, दोनों के अंदर अभी ये रहेगा। और यूपीएससी के बारे में बताया गया कि यूपीएससी का प्री जो है वो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होता है और मेंस में आप अपनी चॉइस से एक आपका मीडियम जो हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, पार्लियामेंट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज प्रेजेंट की जाती है उसमें ये कई बार चर्चा में रहता है कि क्या होम मिनिस्ट्री प्लान कर रही है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को कंपलसरी कर दिया जाए कि भाई हिंदी में आप जो है वो शिक्षा देंगे। फॉर एग्जांपल केंद्रीय विद्यालय, आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आने वाले टाइम में आप डिबेट भी देखेंगे। देखो मेरा ये मानना है पर्सनल, हिंदी को आप पढ़िए, हिंदी को समझिए, दिक्कत नहीं है। कंपलसरी बनाना सही नहीं है। कंपलसरी इन द सेंस कि मैं एक व्यक्ति को बोलूँगा आपको केवल हिंदी पढ़नी है, वो सही नहीं है। आप हिंदी को प्रमोट करिए, हिंदी के बारे में काम करिए, वो एक डिफरेंट है। और हिंदी क्यों, आप देश की जितनी भी लैंग्वेज 8 शेड्यूल के अंदर आती है उन सबको प्रमोट करिए। तो यहाँ पर काफ़ी डिबेट है और जब भी हिंदी के बारे में डिस्कस होता है तो एक राज्य काफ़ी वोकल होता है, वो है तमिलनाडु। आप देखेंगे जब भी हिंदी या इसके बारे में कोई प्लानिंग करती है सरकार तो डेफिनेटली वो स्टेट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। इसके बाद यहाँ पर डिस्कस किया गया कि दलित कन्वर्ट्स को क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो पिटिशन्स है उनको हियर कर रही है और उसके बारे में डिसाइड करेगा। देखो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, पहले भी इसके बारे में डिबेट हुई है कि जो व्यक्ति मान लेते हैं हिंदू रिलीजन में अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आता है और अपने आप को उसने कन्वर्ट कर लिया किसी रिलीजन में, जैसे इस्लाम के अंदर या क्रिश्चियन के अंदर, क्या उसको तब भी रिजर्वेशन के बेनिफिट मिलने चाहिए, ये सवाल है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, अब तक केवल जो है वो केवल अगर आप एक हिंदू रिलीजन में शेड्यूल कास्ट में है तब आप बुद्धिज़्म
इसके अलावा सिखिज़्म और हिंदुज़म, इन तीनों में रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा किसी भी रिलीजन के अंदर अगर आप चेंज करते हैं तो आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिलते। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर बताया गया है। भारत सरकार ने कहा कि भाई आप लोग बालाकृष्णन पैनल जो है उसका एक तरीके से वेट कर लीजिए, उसके बाद जो है वो डिसाइड करिए। यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया कि दलित जिन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया पहले किसी रिलीजन में, वो रिजर्वेशन के बेनिफिट एंजॉय नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति शेड्यूल्ड कास्ट में हिंदू रिलीजन के अंदर जो है वो क्रिश्चियन बन गया और उसके बाद वापस से वो बोलेगा कि मैं हिंदू बनूंगा, तो रिजर्वेशन के बेनिफिट स्टेबल नहीं रहेंगे। ये जानकारी दी गई है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। मैंने रिपीट किया कि रिजर्वेशन वाला जो टॉपिक है ना, ये इतना ज़्यादा डिबेटेबल, इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स वाला है। आपको 50 लोग इसके फेवर में नज़र आएंगे, 50 अगेंस्ट नज़र आएंगे, और हो सकता है कि 10-15 जो लोग हैं वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी में हो, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेबल वाला और बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। इसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगेन रिजर्वेशन वाला टॉपिक, जिसको रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है ये बेसिक स्ट्रक्चर का वॉल्यूशन नहीं करता है। इसको लेकर भी रिव्यू पिटिशन डाल दी गई कि फिर से एक बार चेक करिए कहीं आपकी जजमेंट में कोई एरर नहीं हो या आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा सही ना हो। तो इसको लेकर रिव्यू पिटिशन फाइल करी गई है। रिव्यू पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को चेंज कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। उनको लगेगा कि अगर हमसे कोई एक तरीके से ऑब्जर्वेशन में गलती हुई तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर उनको लगेगा कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही है तो सेम जजमेंट जो वो पास हो जाएगी। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जहाँ पर एक तरीके से 10% रिजर्वेशन दिया गया है जो इकोनॉमिक बेस पर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर या एक तरीके से एडमिशन्स के अंदर, इसी चीज़ को चैलेंज किया गया है। और इसको चैलेंज किया गया ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन के द्वारा, और उन्होंने ये मानना है, उनका ये मानना अभी भी कि ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का वोलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकली बेस पर क्या हम केवल रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन जब इसको पहले भी चैलेंज किया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर से इसको चैलेंज किया गया, उसको रिव्यू पिटिशन के थ्रू भी चैलेंज किया गया है। 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें क्लियर करी थी कि पहला तो ये है कि इसके अंदर अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का राइट है, बट इसमें ये नहीं कर सकते कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं अमेंड कर दें। बेसिक स्ट्रक्चर क्या, इसको डिफाइन नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी जजमेंट्स के थ्रू बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। इसके अलावा रिजर्वेशन वाला जो टॉपिक है ये इंदिरा साहनी केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। उसमें 50% की लिमिट लगा दी गई। उसमें बताया गया कि रेयर केसेस में उसको इंक्रीज किया जा सकता है। अब इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी है कि क्या जो बेसिक एक तरीके से इंदिरा साहनी केसेस में जो एक बेसिक कैप लगाई गई 50%, क्या उसको यहाँ पर वॉल्यूशन किया गया है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर का वॉल्यूशन है, क्या ये इक्वलिटी के अगेंस्ट है, क्या केवल इकोनॉमिक बेस पर रिजर्वेशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिबेट है। और इवन रिसेंट में छत्तीसगढ़ राज्य काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था, जहाँ पर रिजर्वेशन जो है ऑल टाइम हाई होने वाला है, इस तरह का एक बिल प्रपोज किया गया है। हालांकि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में एफर्ट हुए हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिए गए या उसको समाप्त किया गया। तो ये वाला टॉपिक आप देखेंगे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, होगा और होने वाला है, मतलब पहले भी था, है और रहेगा। कंटिन्यू इस तरह का टॉपिक जो है वो न्यूज़ में रहेगा, डिबेट में रहने वाला है। इसके बाद पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, रिपीट कर रहा हूँ। पार्लियामेंट के सेशन में कई सारे सवाल होते हैं और सवाल में मिनिस्टर जवाब देते हैं। कई तरह के सवाल हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें स्टार क्वेश्चन, नॉन स्टार क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑन शॉर्ट नोटिस, इस तरह के जो मेजर क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब दिए जाए। जैसे G20 पर सवाल पूछा गया तो फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी के द्वारा जवाब दिया गया कि G20 पर ग्लोबल इश्यूज़ को लेकर एक कंसेंसस या एक आम सहमति बनाने पर हमारा एफर्ट्स होगा। इसके अलावा इंडिया की पॉलिसी जो यूक्रेन क्राइसिस पर थी उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब मीटिंग हुई थी समरकंद के अंदर, तब भारत के प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम पे एक तरीके से मीनाक्षी लेखी ने भी पार्टिसिपेशन उसमें किया था। इसके अलावा यहाँ पर बताया कि 2022-23 के लिए काशी को SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल और टूरिस्ट कैपिटल के रूप में इंडिकेशन किया गया है। G20 रिलेशन के मामले में बताया गया कि G20 की प्रेसिडेंसी
जन भागीदारी या पीपल्स पार्टिसिपेशन पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगी। इसमें हर सोसाइटी के हर सेक्शन इसमें पार्टिसिपेट करे, हर तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ये इंश्योर है। और इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको अच्छे तरीके से निभाए। इसके बाद भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर साहब, इनसे सवाल पूछा गया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर या इंडिया और चाइना के बॉर्डर या बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर। तो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, उसके बारे में ब्रीफ में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा कि इंडिया जो है टॉलरेट नहीं करेगा यूनिलेटरल अटैम्प्ट्स, यानी एक तरफा कोई ये कह दे कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज कर देंगे, इसको लेकर। इसके अलावा कई सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस करी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये सवाल हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, इनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या G20 समिट जब अभी इंडोनेशिया में हुई थी तो भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या 2022 की घटना के बारे में चाइना के प्रेसिडेंट से बातचीत करी थी, तो उन्होंने बताया इस तरह का डिप्लोमेटिकली हमारी बातचीत चल रही है। हालांकि ये आंसर थोड़ा सा इन्होंने ट्विक कर दिया है, थोड़ा बदल दिया है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि LAC पर जो है वो डिफेंस फोर्सेस या एक तरीके से मिलिट्री चैनल्स के थ्रू डिस्कशन हो रहा है। और हमारा पॉलिसी बहुत क्लियर है कि जब तक बॉर्डर पर नॉर्मलिटी नहीं होगी, नॉर्मल नहीं होगा, हमारे रिलेशन भी पॉलिटिकल नॉर्मल नहीं हो सकते। और ये बिल्कुल सही है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो पॉलिटिकली नॉर्मल नहीं है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है जब से 2020 में इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में क्लैश हुआ था। इसके बाद रशियन ऑयल को लेकर बताया गया कि पहली बात हम लोग वो चीज़ें खरीद रहे जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। और श्रीलंका के ह्यूमन राइट इशू पर भारत अब्सटेन क्यों कर गया, यानी भारत ने उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, उसके बारे में बताया कि ये जो पॉलिसी है ये लंबे टाइम तक है। जब भी आप देखेंगे कि श्रीलंका हो, म्यांमार हो, जब भी इनके अगेंस्ट कोई एक तरीके से बिल आता है या कोई रेजोल्यूशन आता है, इंडिया जनरली अब्सटेन कर देता है। इसके पीछे वजह ये है कि ये जो स्टेट है, ये जो कंट्री है, पहली बात तो ये हमारी नेबरिंग कंट्री है। मैंने पहले ही बताया था कि श्रीलंका हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। एक तरफ अगर मान लेते हैं ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशन के मामले में वोट कर देते हैं तो इससे तमिल कम्युनिटी जो है श्रीलंका की और तमिलनाडु राज्य, ये दोनों तो खुश हो जाएंगे, लेकिन इससे हमारे श्रीलंका के साथ रिलेशन ख़राब हो जाएंगे अगर हम ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन का उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। अगर उनके अगेंस्ट यानी कि इन्होंने ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन नहीं किया तो तमिल सेंटिमेंट्स हर्ट्स होंगे और तमिलनाडु स्टेट के सेंटिमेंट्स भी हर्ट होंगे। तो इसलिए भारत एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करता है कि दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस करें। एब्सटेंशन कई बार अच्छा भी हो सकता है, कई बार बुरा भी हो सकता है, दोनों अपने अपने तरीके से सही है। पेज नंबर 12 पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने कहा कि इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर टेक्स्ट बुक्स होगी, इसको लेकर पैनल जो है वो काम कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गूगल से कहा कि भाई ऑनलाइन बैटिंग एड्स यानी जो सट्टेबाजी करने वाली एप्लीकेशन है या एड्स है ये शो ना करे, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की सिंगापुर के अंदर मीटिंग है, इसमें अगेन लेबर स्टैंडर्ड को लेकर क्रिटिसिज्म किया गया कि बड़ी इंडस्ट्री जो है वो उनको कहीं ना कहीं नहीं मानती है। इसके बाद जो मेन न्यूज़ है इस पेज पे वो है कि भारत प्लान कर रहा है कि 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होगी जिसकी कॉस्ट होगी 2.44 ट्रिलियन रुपीज़ में, ठीक है। लगभग 2,44,000 रुपये के आसपास कॉस्ट होगी। इस तरह की जानकारी जो है वो दी गई है हमारे जो मिनिस्टर है पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह साहब के द्वारा। इसके अलावा ये बताया गया कि हम लोग डेफिनेटली जब भी एक डेवलपिंग कंट्री इस तरह का ट्रांजिशन करती है तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं और जो इंडिया भी फेस भी कर रहा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके अंदर खर्च होंगे। हमने यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस उसके अंदर ही बताया था। हालांकि हमने ये भी बताया कि 2030 तक हमारा कमिटमेंट है, इसको लेकर टास्क फोर्स गठित किए गए हैं। तमिलनाडु और गुजरात के अंदर विंड बेस्ड एनर्जी जो है वो इसको लेकर और ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ काम किया जाएगा। इसके अलावा अभी अगर हम बात करें, अगर आप इकोनॉमी वाला पेज पढ़ेंगे वहाँ पर मेंशन भी किया गया न्यूक्लियर पावर सोर्सेज के थ्रू भी इंक्रीज़ किया जाएगा। इसके अलावा ये बताया गया कि नॉन फॉसिल फ्यूल जनरेशन सेंटर जो है वो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग अलग जगह पर ये सेटअप करने के बारे में हमारा प्लानिंग, उसको लेकर हम जो वो काम कर रहे हैं। इसके बाद
फॉरेन अफेयर दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब तक ये क्लियर पिक्चर होगी उससे पहले बता दें, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं इनको टाइम्स मैगजीन ने कहा कि भाई इनको पर्सन ऑफ ईयर डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो फाइट करी है रशिया के अगेंस्ट ये करेजियस है, ये एक तरीके से उत्साहित करने वाली है। बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल क्लैश देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की जो सरकार है, ठीक उसके ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, और बांग्लादेश की नेशनल पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और ये चाहती है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेजिग्नेशन दे। खैर ये प्रोटेस्ट इस तरह का, वहाँ पर दो ही मेन पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी हो सकती बहुत सारी हो, लेकिन मेन दो ही है, एक शेख हसीना वाली और एक पर्सन अभी मुझे नाम ध्यान नहीं है, वो भी महिला ही है, जो आई थिंक अभी डिटेन है कर रखी है या फिर वो घर में एक तरीके से कैद है। इसके बाद एक कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रही, वो नेगेटिव कारणों से, वो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुआ जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी गई, 10 लोगों की एक तरीके से इंजर हो गई। और इंडोनेशिया कई बार कई वजह से न्यूज़ में है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ मचने की वजह से बहुत ज़्यादा खुदलिटी हुई। इसके अलावा फिर हमने देखा कि वहाँ पर अर्थक्वेक जैसी चीज़ें आई। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हो रही है। इवन इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इंडोनेशिया क्योंकि वहाँ पर G20 समिट हुई है। इंडोनेशिया क्योंकि इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज करने के बारे में प्लान किया है, तो इंडोनेशिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इसको लेकर सवाल हो सकते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पर तालिबान ने फर्स्ट पब्लिक एग्जीक्यूशन किया है। पब्लिक एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि भाई एक व्यक्ति को जो है वो पब्लिक के सामने उसको फांसी की सज़ा दी गई, और इन्होंने एक तरीके से बेसिकली डायरेक्शन दिया गया था कि जो इस्लामिक सज़ा होती है, जो हार्ड लाइन सज़ा होती है, उसको हम देंगे। जैसे आँख अगर कोई किसी की ख़राब करता तो आँख के बदले आँख, इस तरीके से हम लोग उसको सज़ा देंगे। इसके बारे में जानकारी दी गई है। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई, यूएस ने वार्न किया बेसिकली सऊदी अरेबिया को कि देखो भाई, तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो और चाइना के साथ ज़्यादा बातचीत या घुलने मिलने की कोशिश न करो। चाइना कोशिश कर रहा है इस एरिया में एंटर करने की, तो उसके ऊपर हमारी प्रॉपर नज़र है। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन साहब ने स्टेटमेंट दी कि जो नो फर्स्ट यूज़ है न्यूक्लियर वेपन का, हम लोग इसको नहीं मानते क्योंकि ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। नो फर्स्ट यूज़ का मतलब है जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, अगर आप न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात करेंगे, पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन बाद में छोड़ेंगे नहीं। बहुत सिंपल सा है। देखो, पहले इस्तेमाल न करने की पॉलिसी को कई बार इंडिया में भी क्रिटिसिज्म किया जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें अटैक करना पड़े न्यूक्लियर वेपन के थ्रू, तो क्या हम इस पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा रिजिड रहेंगे? ये कई सारे सवाल, मे भी इसको थोड़ा लिबरल आने वाले टाइम में हो, कब होगी इसके बारे में फ़िलहाल पता नहीं है, राइट। पेज नंबर 14 में अंतिम पेज है बिजनेस सेक्शन का या इकोनॉमी का। इसमें प्रवेश करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में बताया गया कि इंडिया प्लान कर रहा है कि और ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बिल्टअप किया जाए और इनकी जो कैपेसिटी है वो 10,700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होंगे। और इसमें बताया गया कि इसके थ्रू क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट इसको लेकर अप्रूव कर चुकी है और इसकी वजह से आने वाले टाइम में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर भी काम होगा, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पेज पे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती तो और ज़्यादा कैश को इंजेक्ट करें। किसके थ्रू? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जब भी आप बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी के अंदर, आई थिंक 12th की एनसीईआरटी, वहाँ पर भी डिटेल में बताया गया अलग अलग तरह की जो बैंकिंग टर्म्स होती है। जैसे अभी न्यूज़ में रेपो रेट, जिसको अभी इंक्रीज़ किया गया था, उसके ठीक ऑपोजिट होती है रिवर्स रेपो रेट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, CRR हो गया, या इसके अलावा मार्जिनलाइज्ड स्टैंडर्ड फैसिलिटी हो गया। इस तरह की जो रेट्स है, बेस रेट या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको लेकर कंटिन्यू न्यूज़ में डिस्कस किया जाता है। इसके बाद यूरोप को लेकर भारत के बैंक्स ने कहा कि भाई, पहली बात तो यूरोप के रेगुलेटर्स को इंडिया की क्रेडिबिलिटी और स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट करने की रिक्वायरमेंट है। इसके ठीक राइट हैंड साइड में इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी, जिसको CDBC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया और उसको लेकर बताया गया कि भाई बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं प्राइवेसी कंसर्न को
उजागर करने की। तो प्राइवेसी कंसर्न जो है वो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये बताया गया डेफिनेटली किसी भी करेंसी को अगर आप डिजिटली लॉन्च करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और उसको लेकर बताया गया कि आरबीआई उसमें काम कर रही है। इवन डेवलप्ड कंट्री जहाँ पर डिजिटल करेंसी फॉलो की जाती है वहाँ पर भी एक तरीके से कैश का यूज़ किया जाता है। तो डिजिटल करेंसी का मतलब ये नहीं कि कैश समाप्त हो जाएगा, ये एक अल्टरनेट है कि आप कैश और डिजिटल करेंसी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है आरबीआई? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का एक या वर्चुअल करेंसी का एक अल्टरनेट प्रोवाइड करेगा। क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, एक दिन में 100 रुपये भी कीमत हो सकती है और एक दिन में 1 रुपये भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कीमत मुझे पता बहुत ज़्यादा होती है, राइट। इसके अलावा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं किया जाता किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो ये एक कंसर्न है। तो इन सब चीज़ों में खुद की हमारी करेंसी हो जिसको हम डिजिटली लॉन्च कर पाएँ, उसको लेकर फोकस जो वो किया जाता है। तो फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।